मैं हूं दीपिका साहू और आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बात करने वाले हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक की जो अटैच पोयम है अमांडा, उसके बारे में। तो बेसिकली अमांडा क्या है? अमांडा एक लड़की का नाम है। इस पोएम के पोइट कौन है? रोविन क्लीन। इनने ये पोएम उन बच्चों के लिए लिखी है। बेसिकली बेटा ये ना आप लोगों के लिए ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा होगा कि आपके पेरेंट्स हुए, आपके टीचर्स हुए, आपके साथ कितना रोका टोकी करते हैं। यहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, ये मत खाओ, ऐसा मत करो, अपने नेल कट करके आओ, या मतलब बहुत सारे रूल रेगुलेशन आप लोग आए जिंदगी में, ये सब चीज़ें फेस करते रहते हो। तो ये पोयम इसीलिए बनाई गई है, आपसे रिलेट करके इस पोयम को बनाया गया है अमांडा को, ठीक है। एवरी चिल्ड्रन फील दैट शी या ही इज कंट्रोल्ड या एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन थिंग और अनदर। हर एक बच्चे को ऐसा महसूस होता है, प्रतीत होता है कि लड़का हो या लड़की, उसको कंट्रोल किया जा रहा है, उसको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं। किसके द्वारा? कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, नॉट टू डू वन थिंग और अनदर, ना तो ये करो ना तो वो करो। यू टू मे फील दैट योर फ्रीडम इज कर्टल्ड। कर्टल मतलब होता है बंदिशों में। जैसे कोई चीज़ मतलब जेल में है तो वो बंदिशों में है ना, तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि आपको लग रहा होगा कि आपकी जो फ्रीडम है, आपकी जो स्वतंत्रता है ना, वो कर्टल्ड है बेटा। कर्टल मतलब होता है कि बंदिशों में है, मतलब पैक है, लिमिटेड है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आप लोगों को भी लगती होगी। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है आगे कि राइट डाउन सम ऑफ थिंग्स यू वांट टू डू बट योर पेरेंट्स एल्डर डू नॉट अलाउ यू टू रीड द पोयम aloud from Paris. Each reading alternate stanza. You are it for a surprise. तो ये बोला जा रहा है आपको कि कहीं ना कहीं देखिए आपके माँ बाप द्वारा, कहीं ना कहीं आपके जो बड़े हैं उनके द्वारा, तो राइट डाउन सम ऑफ थिंग्स यू वांट टू डू। आपको कुछ ऐसी चीज़ें आपके टीचर को बतानी है या खुद ही लिखना है जो आपके पेरेंट्स या फिर आपके जो बड़े होते हैं आपको अलाउ नहीं करते हैं वो करने के लिए। टू रीड द पोयम अलाउड, इस पोयम को आप लोग लाउडली पढ़िए, चिल्ला के पढ़िए, फ्रॉम पेयर में जोड़े के साथ। एंड ईच रीडिंग अल्टरनेट स्टैंजा यू आर इन फॉर अ सरप्राइज। हर एक स्टैंजा में आप बहुत चौंक जाएंगे, क्योंकि ये आपको लगेगा यार ये तो मेरी बात हो रही है, इसलिए। पहली लाइन देखते हैं। डोंट वाइट योर नेल्स अमांडा। तो देखिए यहाँ पर कवित्री बताती है कि उनकी माँ के द्वारा ये बोला जा रहा है कि डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। आप आपके नेल्स, आपके नाखून मत काटिए, खाइए। मतलब वाइट करना मतलब दांतों से बाइट करना, काटना। डोंट हंच योर सोल्जर अमांडा। इसका मीन्स क्या है बेटा? इसका मतलब ये है कि आप ना जो शोल्डर को ऊपर करते हैं ना, हम बार बार शोल्डर को ऊपर नीचे करते हैं, उचकाना आप कह सकते हो जैसे, तो उसकी माँ कहती है अपने शोल्डर को ना बार बार ऊपर मत करो। स्टॉप द स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। तो वो कहती है कि ऐसे आलसियों की तरह पड़े मत रहो, खड़े हो जाओ, सीधे बैठ जाओ, ठीक है अमांडा। तो बेटा इस स्टैंजा में जो पोइट की जो अमांडा है, उनकी माँ जो होती है ना, वो उनको इंस्ट्रक्शन दे रही हैं, उनको स्कॉल्ड कर रही हैं, डांट रही हैं। पहला वो ये बोलती हैं कि अपने नेल मत खाओ, मत काटो। दूसरा वो बोलती हैं अपने जो सोल्जर होते हैं ना उनको उचकाओ मत। और फिर तीसरा बोलती हैं कि ऐसे पड़े मत रहो, स्टॉप स्लाउचिंग, आलस्य छोड़ो और बैठ जाओ और स्ट्रेटली बैठो। देयर इज अ लैंग्यूड इमोलैड सी। अब देखिए यहाँ पर आपको एक ऐसी पोएम में एक ऐसी जगह में लेकर जा रहे हैं पोइट कि बहुत ही अलग है इस पोएम से। पहला क्या, वो जो हमारी अमांडा होती है ना, वो इमेजिन कर रही होती हैं, ऐसा सोच रही होती हैं कि एक बहुत ही क्लियर सा समुद्र होगा जो कि बहुत ही लैंग्यूड एंड इमर्ल्ड होगा, बहुत ही शांत, स्थिर, क्लीन होगा। वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी,
एंड murmur डिफरेंट एंड ब्लिसफुली, जहाँ पर मैं जो चाहती हूँ मैं वो करूँगी, मुझे किसी की रोका टोकी नहीं मिलेगी, मैं उन इनहेबिटेंट चीज़ों को करूँगी जो मैं नहीं कर पाती हूँ। मैं बहुत ही मर्मर डिफरेटिंग एंड ब्लिशफुली मतलब होता है शांत स्वभाव का व्यक्ति और बहुत ज़्यादा खुश होना। ठीक है, तो मैं वहाँ पर खुश रहूंगी, विचलन करूंगी, घूमूंगी, ठीक है, जो बोलना है मुझे वो बोलूंगी। लेकिन फिर उसकी माँ की आवाज आती है, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा? तो उसकी माँ वहां से क्या बोल रही होती है, जब उसको आवाज आ रही होती है तो उसकी माँ बोल रही होती है कि तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया कि नहीं अमांडा? एंड सेकेंड थिंग, डिड यू टिडी योर रूम अमांडा? क्या तुमने, टिडी मतलब होता है अपने रूम की साफ सफाई करना, तो क्या तुमने अपने रूम को साफ या साफ सुथरा क्लीन कर लिया क्या अमांडा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन अप योर शूज अमांडा। आई थिंक मुझे जहाँ तक याद है, जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ, मैंने तुमसे अपने जो तुम्हारे शूज हैं, तुम्हारे जो जूते हैं, उनको साफ करने के लिए बोला था, तो तुमने क्या कर दिया अमांडा? ऐसा उसकी माँ बोलती है उसको। पहले मैं उसको नेल्स खाने के लिए मना करती है ना, पड़े रहने के लिए मना करती है और बोलती है कि अब स्ट्रेट बैठ जाओ, तुम बहुत ही आलसी हो गई हो। दूसरे में वो उसको बोलती है तुमने होमवर्क कर लिया, तुमने अपना रूम साफ कर लिया, तुमने अपने जूते साफ कर लिए। फिर वो सोचती है कि इससे अच्छा, यहाँ पर हमारी जो अमांडा है वो सोच रही है क्या, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, इससे अच्छा तो मैं क्या होती। अब आप समझ जाइए कि हम अमांडा जो पोएम है ना उसकी इमेजिनेशन में जा रहे हैं, ठीक है। तो वो कहती है इससे अच्छा तो मैं ऑर्फन होती यार, मतलब इससे अच्छा तो मैं एक अनाथ होती। रोमिंग द स्ट्रीट, जो गलियों में घूमती फिरती बिना किसी डर के, बिना किसी उसके। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हजस्ट वेयर फीट, एंड वो कहती है कि मैं अपने पैरों के निशानों को वो वहाँ पे वो बोलती है कि मैं क्या करती, मेरी जो सॉफ्ट डस्ट पड़ी हुई है, यहाँ पे जो धूल के कण पड़े हुए हैं, उसमें नंगे पैर भागती, ठीक है, और अपने पैरों के निशानों की क्या करती, चित्र बनाती। चित्र कैसे बनाती, आपने देखा होगा धूल पड़ी रहती बहुत ज़्यादा, जहाँ धूल होती है ना बेटा, वहाँ पर अगर आप आपके पैर रखोगे तो वो उछल जाते हैं, उनके निशान आ जाते हैं, उनके मार्क आ जाते हैं। तो वो बोलती है कि मैं क्या करूँगी, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ट बेयर फुट, मैं अपने नंगे पैरों से वहां पर विचलन करूंगी, घूमूंगी और अपने पैरों के निशान बनाऊंगी। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। तो वो कहती है जो साइलेंस है ना, जो शांति है ना, वो कितनी अद्भुत है, ऐसे लगती है गोल्डन चास है, और जो फ्रीडम है, जो आज़ादी है, वो क्या है, स्वीट है। स्वीट मतलब कि बहुत ही अच्छी है, बहुत ही मीठी है, बहुत ही अच्छी है, मतलब स्वीट से यहाँ पर ये बोला है कि बहुत ही ऐसी है जो हमें अच्छा फील कराती है। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, लेकिन फिर उसकी माँ उसको चिल्लाने लगती है। फिर उसकी माँ क्या बोलती है बेटा, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, वो चॉकलेट जो रखी हुई है उनको मत खाना। रिमेंबर योर एकन अमांडा, तो तुम्हारा एकन मतलब क्या होते हैं यहाँ पे, वैसे तो एकन मतलब दर्द होता है, जैसे मैंने कहा हेडेक हो रहा है मेरे को, है ना, लेकिन यहाँ पे जो एकन है ना, इसका मीन्स ये है कि जो मुहासे होते हैं, आपने देखा होगा लड़कियों के चेहरे पे या लड़कों के चेहरे पे मुहासे होते हैं, मतलब पिंपल होते हैं। तो कहीं ना कहीं उसकी माँ ये कह रही है कि तुम चॉकलेट मत खाओ, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर पिंपल आ जाते हैं, तुम्हारे चेहरे पर फुंसियाँ मुहासे हो जाते हैं। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई स्पीकिंग टू यू अमांडा, तो उसमें वो ये बोल रही है कि क्या तुम मेरी तरफ देखोगी, जब मैं तुमसे बात करती हूँ तो तुम मेरी तरफ देखा करो, ठीक है, वो ऐसा उससे बोलती है। लेकिन अब यहाँ पर हमारी जो, यार क्यों चिल्ला रहे हो, पढ़ लेने दो थोड़ा सा। अब क्या होता है, हमारी जो अमांडा होती है ना, वो क्या सोचती है बेटा, आई एम अ Rapunzel, I have not a care. Life in a tower is a tranquil and rare. I will certainly never let down my bright hair. उसमें अब वो कहती है कि मैं एक रैपिंजल होती है। रैपिंजल मतलब क्या होता है बेटा, रैपिंजल मतलब होता है एक जो स्वर्ग की अप्सराएं होती है ना,
जो ऊपर जिनको कोई दिक्कत नहीं होती है, आप ये कह सकते हैं ये लोग जो परी लोक में या ऊपर के लोकों में जो बेफिक्र सी लड़कियां होती हैं उनको रैपिंजल बोलते हैं। तो वो कहती है आई हैव नॉट अ केयर, जैसे उनको कोई परवाह नहीं होती, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई हैव नॉट अ केयर, मुझे भी परवाह नहीं पड़ती है। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्वल एंड रेयर, बिना इन सब झंझटों के, बिना टावर के यहाँ पे बोला गया है हमारी जो लाइफ है ना बड़ी ट्रैंक्वल मतलब शांत होती है, और ऐसी लाइफ हमें बहुत ही कम मिलती है। एंड वो इसके बाद ये भी बोलती है अगर मैं रैपुंजल होती, अगर मैं ऐसी लड़की होती जो स्वर्ग लोक में रहती है या ऊपर रहती है, तो आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, तो मैं कभी भी अपने ब्राइट हेयर को खोलती नहीं, मैं उनको बांध के रखती, मैं कभी उनको अपने बालों को ना खोलती नहीं। स्टॉप द सकिंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, अमांडा वुड थिंक आई नेग्ड एट यू अमांडा। तो इसमें बोला जा रहा है कि तुम चुपचाप रहो, शकिंग करना बंद करो। एक मिनट, तो ये बोला है कि सर्किंग करना मतलब कि बड़बड़ाना, और चुपचाप रहना चालू करो, चुप रहो। एंड तुम बहुत ज़्यादा मूडी हो, मूडी मतलब वो होते हैं जो अपनी मन की करते हैं, अपनी बात मानते हैं, अपनी बात जो अपने पेरेंट्स की बात होती है या फिर अपने एल्डर्स की बात होती है तो उनकी बात नहीं मानते। तो उसकी माँ ये बोल रही कि तुम बहुत ज़्यादा मूडी हो गई हो, एंड यू वुड थिंक अगर तुम ऐसी मूडी रही, ऐसी तुम अपने मन की तन्नुकुस करने लगी तो तुम्हें ना एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा, सब लोगों को लगेगा कि मैं तुम्हें नेग्ड करती हूँ। नेग्ड मतलब कि मैं तुम्हें परेशान करती हूँ, तुमको हर चीज़ में रोक टोकी करती हूँ, सबको ऐसा लगेगा। अगर तुम ऐसी मूडी रही, जो अपने मन में आया वो करने वाली लड़की रही, तो सबको ये लगेगा कि मैं तुम्हें परेशान करती हूँ, नेग्ड करती हूँ। तो बस ये आपकी पूरी पोयम रही। इसको लिखा है बेटा रॉबिन क्लैर्क ने। इसकी ग्लॉसरी आप पढ़ सकते हैं। जैसे लैंग्वेज मैंने बोला था, इसका मीन्स होता है शांत, रिलैक्स होना, है ना। ड्रिफ्टिंग मतलब होना है मूविंग स्लोली, मतलब धीरे धीरे से मूव करना। पैटर्न मतलब वही चित्रकला करना, जैसे अपने पैर के आपने निशान बना दिए तो दैट इज कॉल्ड मेक पैटर्न। एंड ट्रैंक्वल मतलब होता है बेटा, ट्रैंक्वल मतलब होता है बहुत ही शांत व्यक्ति होना, बहुत ही काम, है ना, जो कुछ भी नहीं मतलब ऐसे परेशान करता हो। बेटा इसके क्वेश्चन आंसर ऑल टू ऑल मैंने सारे करवा दिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच है, जाके फटाफट देख लो। एंड इसमें सारे क्वेश्चन आंसर तुम लोगों को मिल जाएंगे, तो प्लीज़ आप लोग देख सकते हैं। ये आप लोगों की ज़िंदगी से ही रिलेटेड है, ज़रूरी भी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, वो वाला नहीं आएगा। इस बार आप हर क्वेश्चन को ध्यान से करो। पहला क्वेश्चन है हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमांडा इज, हाउ डू यू नो दिस। आपको मतलब लगता है जो है अमांडा जो है ना वो कितने साल की थी, एंड वो मतलब क्या क्या चीज़ें जानती थी और जो भी कुछ था। हाउ डू यू नो दिस, और तुम्हें ये चीज़ कैसे पता चली। अमांडा, पहले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि अमांडा मतलब कितने साल की थी, और आपको ऐसा क्यों लगता है, आपको इसको बारे में कैसे पता चला कि वो कितने साल की थी। अमांडा मस्ट बी अराउंड 9 and 10 year old. She is in a school girl. The things that our mothers called her for are all typical instruction given to 9 और 10 ईयर ओल्ड गर्ल। तो क्या होता है, अमांडा जो होती है ना 9 से 10 साल की एक लड़की थी, वो क्योंकि स्कूल गर्ल थी, स्कूल जाती थी। एंड द थिंग दैट हर मदर्स कॉल्ड हर फॉर, तो जिस तरीके से उसकी माँ उसको हर चीज़ के लिए चिल्लाती थी, टाइपिकल इंस्ट्रक्शन देती थी, वो जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, ये जो मतलब चीज़ें होती हैं, वो 9 से 10 साल के बच्चे को ही दी जाती है। तो इस तरीके से हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि वो 9 से 10 साल की रही होगी। सेकेंड देखिए, व्हाट डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर। आप बार बार जो आपने मैंने जैसे कहानी आपको बताई है, पूरी पोइट्री आपको सुनाई है, तो बार बार आपको सुनाई दे रहा था ना कि अमांडा ये मत करो, अमांडा वो मत करो। तो आपको क्या लगता है कि वो उससे बोल कौन रहा होगा। सो हर मदर इज स्पीकिंग टू हर, उसकी माँ उसको बोल रही थी, ठीक है। Why are stanzas 2 or 4 and given in parenthesis। तो आपको बताना है दूसरे, चौथे और छठवें
मतलब जो पैराग्राफ था, आई मीन टू से जो स्टैंजा था, उसमें पैरेंथिस मतलब कि जो पेरेंटिंग चीज़ें होती हैं, मतलब जो माता पिता के द्वारा जो भी चीज़ें की जाती है, तो मतलब इंस्ट्रक्शंस एंड सो मैनी इंस्ट्रक्शंस उसको क्यों दिए जा रहे थे एंड क्या प्रॉब्लम थी, बिकॉज दे आर थॉट ऑफ द चाइल्ड इन बिटवीन इंस्ट्रक्शन दैट शी इज गिविंग बाय हर मदर विच आर गिवन इन स्टैंजा 1, 3 and 5 that is scolding by the mother and the child thought are placed alternative stanza by the poet. तो यहाँ पर ना इसका विपरीत कर दिया गया है कि दूसरे, चौथे और छठवें में ये सारी चीज़ें जो वो सोच रही थी वो इसलिए था क्योंकि पहले, तीसरे और पांचवा जो स्टैंजा था ना, उसमें उसकी माँ उसको चिल्ला रही थी। एक चाइल्ड्स का जो थॉट प्रोसेस होता है ना, वो ये होता है कि मैं एक जल परी होती, या मैं अप्सरा होती, या मेरे पास जादू की छड़ी होती तो मैं ये कर लेती, मैं वो कर लेती। तो ये चीज़ें इसमें बताई हैं कि कुल मिलाकर हमारा जो छोटा सा बेबी, उसकी थॉट्स के बारे में बताया गया है। Who is the speaker in stanza 2, 4 and 6? Do you think the speaker is listening to the speaker in stanza 1, 3, 5 and? तो आपको ये बताना है कि stanza 2, 4, 6 में स्पीकर कौन था, चिल्ला कौन रहा था, एंड आप बताइए कि स्पीकर इज़ लिसनिंग टू द, क्या वो जो बोल रहा था, मतलब जो 2, 4, 6 स्टैंजा में जो बोल रहा था स्पीकर, क्या वो सुन रहा था 1, 3 और 5 वाले स्टैंजा में? तो चलिए देखते हैं। इन स्टैंजा 2, 4 एंड 6, जो स्टैंजा था ना 2, 4, 6 वाला, उसमें जो स्पीकर था, मतलब जो बातें कर रहा था कि मैं एक ऑर्फन होती, या फिर मैं एक समुद्र के किनारे खड़ी हुई एक बहुत ही मतलब ऐसी लड़की होती जिसको कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि वो बच्चा था, जो हमारी अमांडा थी ना, वो चाइल्ड थी, वो बोल रही थी, वो थी स्पीकर, है ना। लेकिन यहाँ पे आगे बोला है नो शी इज़ नॉट लिसनिंग टू हर मदर, वो अपनी माँ की बात बिल्कुल भी नहीं सुन रही थी। क्यों? Who is the speaker in stanza 1, 3, 5 and 7? She is lost in her own thought and doesn't listen to what is being said to her. तो यहाँ पर देखिए 1, 3, 5 स्टैंजा में उसकी माँ है ना, उसको इंस्ट्रक्शंस दे रही थी, लेकिन वो बिल्कुल भी उनको नहीं सुन रही थी, क्योंकि वो अपने ही थॉट्स में, अपने ही मन में मनगढ़ंत चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब बिजी थी और बहुत ज़्यादा सोच में डूबी हुई थी, तो वो अपनी माँ को बिल्कुल भी नहीं सुन रही थी। What could Amanda do if she were a mermaid? एक वो मरमेड होती तो क्या होता? If Amanda were a mermaid, she would drift slowly on a languid emerald sea, and she would be the sole inhabitant of the relaxed green sea, would move slowly on it. तो यहाँ पर बोला जा रहा है अगर वो एक मरमेड होती, एक ऐसा मतलब जल परी आप कह सकते हो, जो समुद्र के आसपास रहती हैं, तो बहुत ही ना वो अपनी ज़िंदगी को एकदम शांत और उस समुद्र के किनारे व्यतीत करती, एंड उसको ना वो जो चीज़ें हैं इनहेबिटेंट चीज़, जो उसका मन करने का होता है, वो सारी चीज़ वो करती, रिलैक्स रहती एंड स्लोली मूव करती, हर जगह घूमती। अब यहाँ पे आगे दिया है 6 क्वेश्चन। इज़ अमांडा एन ऑर्फन? क्या अमांडा एक अनाथ लड़की थी? वाई डज सी सो? अगर नहीं थी तो उसने ऐसा क्यों कहा? नो, अमांडा इज़ नॉट एन ऑर्फन। अमांडा एक ऑर्फन लड़की नहीं थी। सी सो बिकॉज सी वॉन्ट्स टू बी अलोन एंड इन्जॉय। उसने ऐसा इसलिए बोला था बेटा क्योंकि वो क्या करना चाहती थी, अकेले रहना चाहती थी और अपनी लाइफ को इन्जॉय बीइंग हरसेल्फ, अपने आप को इन्जॉय करना चाहती थी, बाहर घूमना चाहती थी, इसलिए। शी वॉन्ट्स टू रोम अराउंड द स्ट्रीट अलॉन द पैटर्न ड्यू विथ हर बेयर फीट। एंड वो चाहती थी कि मैं उस धूल के कण में, जो धूल के कण होते हैं ना, उस धूल के कण में क्या करूँ, चित्र बनाऊँ। कैसे चित्र? जैसे हमने पैरों के अपने निशान बना दिए, तो वो नंगे पैर घूम रही थी, तो वो चाहती थी कि मैं अपने पैरों के निशान बनाऊँ। सी फाइंड साइलेंस गोल्डन एंड फ्रीडम स्वीट। उसको साइलेंस जो था, शांति जो थी ना, गोल्डन लगती थी, और फ्रीडम, स्वतंत्रता, स्वीट। इट इज़ फॉर दिस रीजन दैट शी कॉल हर सेल्फ है ना ऑर्फन, और यही एकमात्र कारण था कि उसने अपने आप को क्या कहा, एक अनाथ कहा। डू यू नो द स्टोरी ऑफ रेपुंजल? वाई डज शी वॉन्ट टू बी अ रेपुंजल? अमांडा वॉन्ट्स टू बी अ रेपुंजल बिकॉज शी वॉन्ट्स टू लिव अलॉन। वो एक रेपुंजल इसलिए बोल रही थी क्योंकि वो एक
ऐसी लाइफ जीना चाहती थी, एक ऐसा ज़िंदगी जीना चाहती थी जो बिल्कुल अकेली एकांत में। रैपुंजल लिव्ड अलोंग इन अ टॉल टावर, हैड लॉन्ग ब्यूटीफुल गोल्डन हेयर। जो रैपुंजल होते हैं ना, वो एक बड़ी सी टावर में, एक बड़ी सी जगह पे अकेले रहते हैं। उनके बहुत ही बड़े ब्यूटीफुल गोल्डन हेयर होते हैं, सुनहरे बाल होते हैं। शी वॉज हेल्ड कैपिटिव बाय हर ग्रैंड मदर। उसको भी अपनी ग्रैंड मदर के पास रहना था एंड उसको मतलब टेक केयर करती थी। एंड हु कैम द टावर बाय क्लाइंबिंग हर लॉन्ग हेयर, जो कि उस टावर पे किससे, अपने लॉन्ग हेयर से चढ़ जाती थी। आपने एक एनिमेशन भी देखा होगा इसका, है ना। द गर्ल ऑल्सो वॉन्ट्स टू लिव अलोन इन अ टावर एज शी वुड नॉट हैव टू केयर अबाउट एनीथिंग। और वो भी, जो हमारी अमांडा है ना, वो भी एक रैपुंजल की तरह जो है ना, क्या करना चाहती हैं, वो भी एक रैपुंजल की तरह टावर पे रहना चाहती है एंड किसी की भी परवाह नहीं करना चाहती है। हर लाइफ इज़ अ टावर वुड बी ट्रैंक्विल, peacefully and rare. However, she also decided that she would never throw down her hair for anyone to come up, and she always wanted to live alone by all by herself only. तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है वो अपने बालों को खोलना नहीं चाहती, वो चाहती है हमेशा उसके बाल बंधे रहे एंड वो चाहती है एक ऐसी पीसफुली, एक ऐसी शांति वाली ज़िंदगी जो बहुत ही कम लोगों को नसीब होती है ना। तो कुल मिलाकर उनको अकेले रहना है, वो लिव अलोन, अकेले रहना चाहती हैं और सिर्फ उसमें अकेले में भी वो खुद रहें बस। What does the girl yearn for? What does the poem tell you अबाउट अमांडा? आपको ये बोला गया है, द गर्ल yearn फॉर अ लाइफ ऑफ फ्रीडम। जो गर्ल है ना, वो क्या चाहती है, ज़िंदगी की मतलब एक आज़ादी। द पोएम टेल अस दैट शी इज़ एन इमेजिनेटिव गर्ल हु इज़ कॉन्स्टेंटली नेग्ड बाय हर इमेजिनेटिव मदर। तो यहाँ पर बोला जाता है कि एक वो जो लड़की है पोएम में, वो बताती है कि मैं एक बहुत ही अच्छी लाइफ जीना चाहती हूँ, जो उसकी इमेजनरी है ना वो, लेकिन उसको कॉन्स्टेंटली हमेशा की तरह लगातार अपनी माँ के द्वारा नैग किया जाता है, इंटरप्ट किया जाता है, टोका जाता है एंड इमेजिनेटिव मदर के द्वारा, मतलब एक ऐसी माँ जो उसको नहीं चाहिए, ऐसी माँ जो बार बार उसे टोके। Read the last stanza. Do you think Amanda is sulking and is moody? तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको क्या लगता है, अमांडा जो है वो मूडी है? नो, अमांडा इज़ नीदर सकिंग नॉर इज़ शी मूडी। ना तो अमांडा भाई सकिंग है, ना ही मूडी है। सी सिंपली लॉन्ग फॉर हर फ्रीडम, वो बस अपनी फ्रीडम चाहती है। शी वॉन्ट्स टू गो आउट एंड प्ले वेयर एवर शी लाइक, वो सिर्फ वहाँ जाना चाहती है जहाँ उसका मन हो रहा है एंड वो खेलना चाहती है जो उसका मन है। वो अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहती है, किसी की रोक टोक के बिना। ना तो उसका किसी को मतलब ना तो उसको किसी का इंटरप्ट करना पसंद आता है, ना ही किसी का मतलब सुनना। उसको सिर्फ अकेले रहना, अकेले अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करना। आई होप आपके लिए ये पोएम इम्पोर्टेंट एंड पूरे क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आए होंगे। ये क्वेश्चन आंसर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ इस चैप्टर को ध्यान से देख लो, कर लो। आपके बोर्ड एग्जाम्स में ये अमांडा वाली पोएम इस बार ज़्यादा चांसेस हैं कि आए इसमें से, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से कर लो। ओके, थैंक